हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, जय भारत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, नमस्कार, आदाब अर्ज है। दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट, रुस्तम हिंद हिंदी न्यूज़ चैनल, RH न्यूज़ गूगल प्ले पर और साथ में www.rehnews.com लगभग 30 साल से देश के लिए पत्रकारिता से, समाज सेवा से काम करता चला आ रहा हूँ। और आप सभी से मेरी एक हाथ जोड़कर अपील है, निवेदन है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ और ये इतनी इम्पोर्टेंट है, इससे इम्पोर्टेंट कोई बात नहीं हो सकती। मैं आप सभी से सवाल पूछता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि हम देश की जो तरक्की है, भारत की तरक्की है, वो किस बात से साबित करेंगे कि भारत की तरक्की हुई है। भारत का जो एक रुपया है, भारत की जो एक करेंसी है, वो 1947 से लेकर आज तक 2022 तक क्या कभी डॉलर के मुकाबले ऊपर आ पाई? ये मेरा प्रश्न है हमारे भारत के आज तक के सभी प्रधानमंत्रियों से, सभी वित्त मंत्रियों से, सभी IAS, IPS, IFS, IRS सभी से ये निवेदन पूर्वक, विनम्रता पूर्वक ये निवेदन, ये बेनती है, आप इस प्रश्न का उत्तर दें कि क्या देश की तरक्की किस तरह निर्धारित की जाए। हमारी जो करेंसी होती है, जो हमारा पैसा होता है, जो हमारी मुद्रा होती है, वही ये बात निर्धारित करती है विश्व स्तर पर क्या तरक्की कर पाए हैं। इस बात का इसी से निर्धारण होगा कि हमारे रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले क्या है। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे कोई भी ये बताए क्या ये तरक्की मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। अगर ये तरक्की नहीं मानी जाएगी तो ये तरक्की जो नहीं हुई है 1947 से लेकर अब तक, इसका दोषी कौन है? किसको जिम्मेदारी दी जाए कि ये जो हुआ है ये आपके कारण हुआ है, और इस जिम्मेदारी को कौन मानेगा? आज तक प्रधानमंत्री जितने हुए हैं, वित्त मंत्री जितने हुए हैं, जितने भी अधिकारी हुए हैं, सब पैसा ले रहे हैं, सब तनख्वाहें ले रहे हैं, सब मौज ले रहे हैं, सभी अपने अपने तरीके से देश की जनता को प्रताड़ित करते आ रहे हैं। 1947 से लेकर अब तक 75 साल होने वाले हैं। अमृत महोत्सव भारत सरकार मना रही है, अमृत महोत्सव, लेकिन कैसा अमृत महोत्सव है ये? इस अमृत महोत्सव पर हमें ये बताओ कि आपने तब से लेकर अब तक अपनियां तो खूब तरक्कियां करी, अपने बच्चों की भी तरक्कियां करी, अपनी प्रॉपर्टियों की भी तरक्कियां करी। चलो मैं मान भी लेता हूं कि आपने तरक्कियां करी, लेकिन वो तरक्की साबित कैसे होगी? आपने जो भी कमाई करी, लेकिन डॉलर के मुकाबले आपके रुपए की कीमत घटती चली गई, तो जो आपकी ये तरक्की है ये दिखावा मात्र है। ये असली रियल तरक्की नहीं है, ये झूठी तरक्की है। ये आपको और जनता को बेवकूफ बनाने वाली तरक्की है। अगर ये सही तरक्की है तो आप मुझे बताइए कि ये सही तरक्की है। हमारे देश के रुपए की वैल्यू 1947 में डॉलर के मुकाबले बराबर थी, $1 बराबर ₹1। वो जो चांदी का सिक्का हुआ करता था, 11.5 ग्राम चांदी का सिक्का हुआ करता था, उसमें 98% चांदी होती थी। आज भी वो सिक्का जिसके पास भी है वो जाके बाजार में रेट उसका लगवा ले, लगभग उसका 650-700 रुपये रेट आएगा और $78 डॉलर है। आप हिसाब लगाइए, 650 को 78 से भाग कीजिए, 78 से भाग कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आज भी हमारे उस रुपए की कीमत कितनी है। आज भी डॉलर के बराबर ही हमारा रुपया वो आएगा। तो हमारे रुपए की कीमत इसलिए कम हुई कि इसको मेटल से लाकर कागज पर कर दिया गया। खर्चे उतने ही हैं, रुपए को बनाने के, प्रिंटिंग के और जितनी भी कीमत है वो सब उतनी है, उसमें कमी नहीं हुई है। लेकिन रुपए को मेटल से कागज पर लाने पर जो हमारे रुपए की कीमत डाउन होती चली गई लगातार, क्योंकि मेटल की कीमत डाउन नहीं हुई है। आप याद रखिए, चांदी की कीमत 1947 में क्या थी और आज क्या है, और सोने की कीमत 1947 में क्या थी और आज क्या है। असल में हमारे रुपए की कीमत कम नहीं हुई है, लेकिन एक पूरे प्लान के तहत हमारे देश के रुपए यानी कि मुद्रा को प्लान बनाकर नीचे गिराया गया है, और उसमें सारे प्रधानमंत्री आज तक के सब शामिल हैं, सारे वित्त मंत्री शामिल हैं।
अगर नहीं शामिल हैं तो साबित कर दें किस प्रधानमंत्री काल में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले बढ़ी है। कोई एक प्रधानमंत्री, कोई एक वित्त मंत्री, कोई एक वित्त सचिव आके सामने बता दे, कोई एक रिजर्व बैंक का गवर्नर आके सामने बता दे कि उसके कार्यकाल में रुपए की कीमत जो है डॉलर के मुकाबले बढ़ी है। कोई एक बता दे। मैं चैलेंज करता हूं सभी को। तो क्या माना जाए? क्या ये देशभक्त हैं? अगर हम इसको एक तराजू में रखें, एक स्केल पर रखें, तो ये झूठे साबित होंगे, ये देशद्रोही साबित होंगे, ये देश के गद्दार साबित होंगे, क्योंकि पैसा इन्होंने जिस काम का लिया वो काम नहीं किया। तो क्या करें, क्या करें, कैसे करें कि इस रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाए? अगर आज से 30 साल पहले भी मैंने सलाह दी थी, मैंने कई प्रधानमंत्रियों को चिट्ठियां लिखी कि आप रुपए को मेटल पर ले आएं, अगर आज से 30 साल पहले भी ये मेटल पर ले आते तो आज रुपया और डॉलर का जो अनुपात है इतना ऊपर नीचे नहीं होता। अगर हम हिसाब लगाएं 30 साल पहले तो करीब 4,000 रुपये तोला सोने का रेट था, आज 55,000 रुपये तोला सोने का रेट है। आप हिसाब लगाइए। अगर चांदी की कीमत लगाएं तो चांदी की कीमत आप लगा लीजिए आज से 30 साल पहले और आज क्या है। अगर हम तब भी रुपए को चांदी या सोने पर ले आते तो आज हमारा रुपया, हमारा पैसा, हमारी मुद्रा बहुत ऊपर होती। लेकिन आज तक किसी प्रधानमंत्री ने, किसी वित्त मंत्री ने, किसी रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ऐसा नहीं किया। तो हम क्या करें? आज का यूथ क्या करे? देखिए, किसी भी फैसले को लागू करने के लिए आपको संसदीय रूप पर जीत होने पर आप वो फैसला लागू कर सकते हैं। और देखिए, आज भी आप देखिए 1947 से लेकर अब तक जनता को पुलिस मार रही है, अपराध बढ़ रहा है, एजुकेशन कम हुई है, रोजगार खत्म हुए हैं। कितनी योजनाएं, अभी आप मान के चलिए 8 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने क्या किया इस देश के लिए? आप बताइए, कितनी नीतियां बनाई, लेकिन सब नीतियां जनता के हित में एक भी नीति नहीं रही, जनता के विरोध में रही सभी नीतियां। चाहे वो नोटबंदी की नीति हो, चाहे वो एनसीआर की नीति हो, चाहे वो आप उसके बाद किसानों का आंदोलन चला, किसानों के विरोध इन्होंने काम किया। अब ये दोबारा एक और बहुत खतरनाक नीति लेकर आ गए हैं, ये जो अग्निवीर, अग्निपथ, अग्निवीर। ये भारत के जो जितने भी लीडर हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो और अन्य पार्टी के, आम आदमी पार्टी के, किसी के भी लीडर हैं, क्या ये अग्निवीर अपने बच्चों को बनाते हैं? अपने बच्चों को तो ये नेता ही बनाते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा आपको, बीजेपी के उदाहरण दूंगा पहले, क्योंकि आज बीजेपी है, आज कांग्रेस नहीं है। बीजेपी के परवेश वर्मा किसके पुत्र हैं? साहब सिंह वर्मा के। साहब सिंह वर्मा के दूसरे पुत्र, वो भी बीसीसीआई के मेंबर बन चुके हैं। अब आप आ जाइए अमित शाह। अमित शाह के बेटे अजय शाह, जय शाह के बारे में आप बताइए। 16,000 गुना तरक्की करी जय शाह के बेटे ने, उसको अग्निवीर क्यों नहीं बनाया गया? हम बात करते हैं अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल जो एनएसए हैं, जो पिछले लगभग 40 साल से इस देश पर राज कर रहे हैं, परोक्ष रूप पर पीछे से बैठकर, उन्होंने अपने बेटों का क्या किया? अपने बेटों को किसका पार्टनर बनाया? उन्होंने अग्निवीर क्यों नहीं बनाया अपने बच्चों को? राजनाथ सिंह की हम बात करते हैं, जो रक्षा मंत्री हैं इस समय, उन्होंने अपने बेटे को क्यों नहीं अग्निवीर बनाया? हम बात करते हैं कैलाश विजयवर्गीय की। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने पुत्र को क्यों नहीं अग्निवीर बनाया? हम बात करते हैं और बहुत सारे नेता हैं। मैं आपको एक नहीं, श्याम जाजू जी की बात करता हूं मैं। श्याम जाजू ने अपने बेटे को क्यों नहीं बनाया अग्निवीर? प्रधानमंत्री, बहुत खास लोग हैं प्रधानमंत्री के। स्मृति ईरानी जी बहुत खास है, बहुत ही खास है ना। और वो भी बहुत खास है जो मुख्यमंत्री थी आनंदीबेन पटेल जी, उन्होंने अपनी बेटियों को क्यों नहीं अग्निवीर बनाया? उन्होंने क्यों प्रधानमंत्री कार्यालय के अगल बगल में दोनों बच्चों को बिठा दिया? आप ये देखिए, ये देश की जनता को बेवकूफ बनाते हैं। ये किसानों के हकों को इन्होंने लूटा, इन्होंने अब सैनिकों के हकों को लूट रहे हैं, इन्होंने विद्यार्थियों के हकों को लूटा, इन्होंने जो मजदूर हैं उनके हकों को लूटा। छोड़ा किसने? महिला आज सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। तो हम क्या करें? क्या करें जिससे कि कुछ हो सके? आप उस पर आइए। सीधी बात, आपको मैं ये निवेदन करता हूं, 1947 से लेकर अब तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने इंडिपेंडेंट तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ा है। 543 सीटें होती हैं,
2 नॉमिनेशन होते हैं। तो 543 सीटों पर मैं ये चाहता हूं हम सब लोग मिलकर, देशभक्त, देश सेवक मिलकर एक इलेक्शन लड़ें। और अगर हमने ये इलेक्शन लड़ लिया, मैं आपको पूरी बात समझाता हूं, तो हम कुछ अच्छे फैसले लागू करवा सकते हैं देश की जनता के भले के लिए। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें 543 लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे। हर सीट पर 4-4 आदमी चाहिए, एक आदमी, एक औरत, एक एससी और एक जाट। आपको 4-4 आदमी चाहिए, ताकि जब भी 4 आदमी नॉमिनेशन भर के आए, किसी का नॉमिनेशन कोई कैंसिल भी कर दे तब भी वो नॉमिनेशन रहे। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। और जिसके पास भी नॉमिनेशन फीस का पैसा नहीं होगा, उस फीस के पैसों को भी हम मिलजुल कर उसको पैसा देंगे, और सभी के नॉमिनेशन फॉर्म हम खुद भरवाएंगे, ताकि उसमें किसी की गलती ना हो, किसी का नॉमिनेशन रद्द ना हो जाए। अगर हम 543 सीटों पर नॉमिनेशन कर देते हैं तो हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जगह मिल जाएगी, स्थान मिल जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जब हमें स्थान मिल जाएगा तो हमारे पास जो ये बिकाऊ मीडिया है, मैं माफी मांगता हूं, बिकाऊ मीडिया कहना पड़ रहा है मेरे को, जितने भी चैनल हैं वो सब पैसा लेते हैं। आप देखिए 27,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ 2019 में लोकसभा के इलेक्शन में, और 2014 में, और 2019 में लगभग ये 30,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। आने वाले समय में ये एक पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, अभी मैंने कांग्रेस की बात नहीं की है। अगर हम कांग्रेस की भी बात कर लें तो 15,000 करोड़ तो उन्होंने भी खर्च किया होगा, तो 50,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ मान लीजिए। अब आने वाले समय में 2024 का चुनाव है तो कितना पैसा खर्च करेंगे? ये लगभग 60-70 हजार करोड़ रुपए खर्च करेंगे। एक 300 किलोमीटर की सड़क बनती है, उसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च आता है। आप हिसाब लगाइए कितनी बुरी तरह हमें देशवासियों को लूटा जाता है। हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, उस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और वो सारे के सारे मिट्टी में जाते हैं, किसी काम नहीं आते वो सारे के सारे पैसे। और जो भी नेता पैसा खर्च के नेता बनता है वो सबसे पहले अपने पैसे उगाता है। इसी प्रकार जो डॉक्टर पहले डॉक्टर बनता है तो जो उसने करोड़ों रुपए लगा रखे होते हैं वो निकालता है। तो हमारे देश में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे सिस्टम खराब है, तो सभी सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। और सभी सिस्टम को ठीक करने के लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि सिस्टम ठीक हो पाए। और उसका एक माध्यम है, क्योंकि भारत के संविधान में यह क्लियर है कि जो भी फैसला लागू होगा वो राज्यसभा से और लोकसभा से होकर ही जाएगा। तो आप मान लीजिए कि अगर 543 सीटें हम लड़ाते हैं और साथ में हमें वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की मदद मिल जाती है, तो सारा मीडिया हमें फ्री में कवर करेगा। आप इस बात को मान लीजिए। तो अगर वो सारा मीडिया हमें फ्री में कवर करेगा तो हमें मीडिया को पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मुद्दे हमारे अगर सही हो, जैसे हमारा मुद्दा क्या होना चाहिए, हमें एजुकेशन शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए। एजुकेशन बिल्कुल, हेल्थ हमारे लिए बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए, हेल्थ का कोई भी। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमारे पास ये अधिकार है, हेल्थ का अधिकार है। हेल्थ हमारा मानवाधिकार में आता है, और पानी हमारा मानवाधिकार में आता है, बिजली हमारी मानवाधिकार में आती है, हमारी जो एजुकेशन है वो मानवाधिकार में आती है, हमारा मकान मानवाधिकार में आता है। तो ये जो मानवाधिकार के नाम पर जो अरबों रुपया घाल माल हो जाता है, कौन खा जाता है पता ही नहीं। अरबों रुपए का बजट बनता है, वो कौन खा जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन वो कहीं पर लगता नहीं है। विधानसभाओं की अगर मैं बात करूं, वहां पर भी यही हाल है। मैं आपकी अगर बात करूं, ग्राम पंचायतों में भी पैसा जाता है, लेकिन वो कहां चला जाता है किसी को पता नहीं होता। तो मेरा आपसे निवेदन है, सब जगह 100%, मैं मानता हूं 99% भ्रष्टाचार है, 99% लोग जो है पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। और वो पैसा इधर तो ये अंदर दुरुपयोग कर रहे हैं, उधर विदेशी स्तर पर जो हमारा प्लान बना रखा है उन लोगों ने कि नोट की कीमत लगातार गिराते रहेंगे, तुम जितनी मर्जी तरक्की कर लो। अभी आप देखिए जितने टैक्स हैं, जितने भी टैक्स कर दिए जा रहे हैं, वो टैक्स कितने इकट्ठे होते हैं पूरे देश में। भारत की जीडीपी 21 लाख करोड़ की है और टैक्स कितना इकट्ठा होता है। आप एक बारी आरटीआई डाल के देखिए कि पूरे देश का सकल जितना भी टैक्स है वो कितना इकट्ठा होता है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। अधिक से अधिक जो पैसा है वो मिस यूज हो रहा है, टोटली सारा का सारा। हमारे देश के कितने प्रदेश हैं? 29 प्रदेश हमारे देश में हैं। 29 प्रदेशों में 29 तरह की अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग नीतियां हैं, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबकी एक है,
हम सब की प्रॉब्लम है, एजुकेशन हमें सही नहीं मिल रही, हमारे अधिकार ठीक नहीं हमें मिल रहे, हमें रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा, हमें बिजली पानी अभी तक नहीं मिल पा रही, हमारे जो बच्चों की सुरक्षा आज तक नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा आज तक नहीं हो पा रही। तो इन सब का दोषी कौन है? जब देखते हैं कोई भी आंदोलन होता है तो पुलिस लठ लेके उसके पीछे पड़ जाती है, और एक पढ़े लिखे आदमी, जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे होते हैं या पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, उन पर डंडे का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो अपराधी, इनके पैदा किए हुए अपराधी जेलों में बंद होते हैं, उनको ये सभी सुविधाएं बैठे बिठाए देते हैं। ये सरकार की नीति है, सरकार की नीति ये गलत है। आप अपराधी को तो संरक्षण दे रहे हो, लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति को, एक पढ़े लिखे बच्चे को कोई संरक्षण नहीं है आपका। एक बच्चा पढ़ने लिखने के बाद क्या आपने निर्धारित कर रखा है कि उसने इतनी पढ़ाई कर ली तो उसके लिए नौकरी निर्धारित होगी? लेकिन एक अपराधी जब जेल में जाता है तो उसके लिए आप 2 रोटी कपड़ा मकान सम्मान स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा सब मुफ्त में देते हैं। क्यों देते हैं? और पढ़े लिखों के नहीं देते, आप पढ़े लिखे को नहीं देते। ये किसकी पॉलिसी है? ये भारत सरकार की पॉलिसी है। और ये भारत सरकार कौन सी है? कभी ये कांग्रेस की हो जाती है, कभी ये भारतीय जनता पार्टी की हो जाती है, कभी ये जनता दल की हो जाती है, कभी ये समाजवादी पार्टी की हो जाती है, कभी ये बीएसएफ की हो जाती है, कभी ये आम आदमी पार्टी की हो जाती है, कभी ये कम्युनिस्ट की हो जाती है, कभी किसी की हो जाती है। चेहरे बदल जाते हैं लेकिन नीति वही रहती है। तो जब अगर आपको नीति बदलनी है, मेरा सब युवाओं से, यूथ से, मेरा आप सभी यूथ से निवेदन है, चाहे वो यूथ हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो बौद्धी है, चाहे वो पारसी है, चाहे वो SC ST के हैं, चाहे जिस भी जाति के, जिस भी धर्म के हैं, सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि सभी लोग आप आगे आओ। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि अगर आप आगे आओगे तो हम मिलजुल कर 2024 की तैयारी करेंगे, हम सबको ट्रेन करेंगे, ट्रेन करने के बाद सबकी एक ड्रेस बनाएंगे। हमारा हर कार्यकर्ता, हर जिम्मेदार व्यक्ति खुद ही बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करने में समर्थ होगा, ऐसा हम एक नीति बनाएंगे और हम उनको ट्रेनिंग देंगे बाकायदा। हर हमारे व्यक्ति को, जो भी हमारा व्यक्ति होगा, जो भी हमारे साथ जुड़ेगा, हम उसको इतना सक्षम बनाएंगे कि वो एक किसी भी पढ़े लिखे नेता से कहीं गुना ज्यादा समझदार, इंटेलिजेंट, ईमानदार और समर्थ होगा। किसी भी प्रॉब्लम का हल करने के लिए समर्थ होगा। तो आप सभी से निवेदन है, आप हमारे साथ जुड़िए, हम एक पार्टी बनाएंगे। लेकिन पार्टी बनाने से पहले, पार्टियां बहुत बनती रहती है, रोज पता नहीं कितनी पार्टियां बनती हैं इलेक्शन कमीशन में, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, बहुत सारी पार्टियां बनती रहती हैं, लेकिन आज तक नीति पर बात नहीं हुई है। तो मैं नीति पर बात करना चाहता हूं, पॉलिसी पर बात करना चाहता हूं, मैं पार्टी पर बात करना नहीं चाहता। हमें पॉलिसी बदलने के लिए काम करना पड़ेगा। IAS IPS IFS IRS पढ़ लिख के आते हैं, ठीक है जी, सब पढ़ लिख के आते हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयां करते हैं, बड़ी बड़ी टाइम लगाते हैं, बड़ी बड़ी पैसे लगते हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं? 1947 से लेकर आज तक क्या एक भी IAS IPS IFS IRS पैदा नहीं हुआ? एक भी नेता पैदा नहीं हुआ जिसको देश की फिक्र हो? क्या कारण है? होते हैं पैदा, काम करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब वो काम पर पहुंचते हैं ना, तो वहां का जो पुराना सिस्टम है, जो बना होता है पहले से ही, उस सिस्टम में बह जाते हैं। जैसे एक नदी जब चलती है तो बड़े बड़े पहाड़ों को, पत्थरों को बहा के ले जाती है, तो ये जो भ्रष्टाचार की नदी चल रही है, ये सबको बहा के ले जाती है। कोई कुछ करने की कोशिश भी करता है, कर नहीं पाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आइए मिलजुल कर कुछ करें, हाथ से हाथ जोड़ें, एक होके कुछ करके दिखाएं। जब ये हाथ जुड़ेंगे, सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्धी पारसी जैनी सब मिलके हम जब जाएंगे, एक बात करेंगे। क्या बात करेंगे? सिर्फ तरक्की की बात करेंगे, सिर्फ विकास की बात करेंगे, सिर्फ अपनी मनी की बात करेंगे, सिर्फ अपने रुपए की बात करेंगे, सिर्फ अपनी मुद्रा की बात करेंगे, सिर्फ सिस्टम की। हम कभी जाति धर्म की बात नहीं करेंगे, हम कभी ऊंच नीच की बात नहीं करेंगे। हम एक होके लड़ेंगे, एकता से लड़ेंगे, एकता में बल है। आप देखिए, किसान आंदोलन एकता के बल पर चला। मैंने किसान आंदोलन में जाकर मैंने IT सेल बनवाने में उनकी सहायता करी। मैंने किसान आंदोलन के स्टेज पर भी ये बात कही थी, जो मैं बात आज YouTube पर कह रहा हूं, कि हमें एक होके एक नीति निर्धारित करनी चाहिए। किसान आंदोलन खत्म हो गया,
किसान आंदोलन के बाद क्या किसानों की समस्याएं हल हो सकी? नहीं। पॉलिसी बनती रही, काम वही चलते रहे। आज भी किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है। मैं तो यह कहता हूं कि किसान को एमएसपी को छोड़ो, किसान को जमीन, किसान को बीज, किसान को खाद, किसान को बिजली, किसान को पानी, किसान को मशीनरी, सब की सब फ्री मिलनी चाहिए भारत सरकार की तरफ से। और उनका उगाया हुआ अनाज भारत सरकार को उनको खेतों से ही खरीदना चाहिए और खरीद के उनको पैसा देना चाहिए। उनके घर पर उनको परेशान नहीं करना चाहिए, वो सिर्फ काम करें। उनको ये दिक्कत ना हो, ये परेशानी ना हो कि हमें लोन लेना है, हमें बीज लेना है, हमें खाद लेनी है, हमें पानी लेना है, हमें मशीनरी लेनी है। ये दिक्कतें उनकी नहीं होनी चाहिए, ये दिक्कतें सरकार की होनी चाहिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे वो जो सारा सामान उगाते हैं उससे सरकार का भला होता है, उससे सरकार की जीडीपी बढ़ती है। पूरी दुनिया में हमारा नाम खेती के ऊपर सबसे ऊपर है, खेती के कारण, कृषि के कारण। और कृषि को सबसे उत्तम कहा गया है, उत्तम व्यापार। कृषि जो है उत्तम है सबसे ज्यादा। तो आपसे निवेदन है, किसानों, सैनिकों, युवाओं, मजदूरों, महिलाओं, बच्चों, देश की यूथ, यंग जनरेशन, आप सबसे निवेदन है आप हमारे साथ आए। आइए मिलजुल कर बदल देंगे हम इस देश की नीति को, इस सिस्टम को, जिस सिस्टम से हमें 1947 से लेकर अब तक धोखा दिया जा रहा है, हमारे साथ गद्दारी की जा रही है। अगर हमारे साथ ये गद्दारी नहीं है तो साबित करें, सामने आके साबित करें। मैं सभी टीवी चैनल्स को डिबेट के लिए आमंत्रित करता हूं, चुनौती देता हूं। उनमें अगर दम है तो इस बात पर वो सभी नेताओं को, सभी अधिकारियों को बुलाकर पूछें कि भाई आपने आज तक रुपए की कीमत का जो अवमूल्यन हो रहा है उसको क्यों नहीं रोका, और अगर आपने नहीं रोका तो आपको क्या अधिकार है कि आप किसी गद्दी पर, किसी कुर्सी पर बैठें। ये पूछना पड़ेगा भारत के मीडिया को। अगर ये भारत का मीडिया नहीं पूछ सकता तो मीडिया उसमें पूरी तरह दोषी है। चार स्तंभ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, चारों के चारों स्तंभ पैसे के लिए काम कर रहे हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, मैं खुले तौर पर कहता हूं, फैसले लिए जाते हैं वो सब के सब पूंजीपतियों के हित में फैसले लिए जाते हैं, नेताओं के हित में फैसले लिए जाते हैं। कौन सा फैसला आया आज तक जनता के लिए? चाहे वो लोकसभा से कौन सा फैसला आया जनता के लिए, राज्यसभा से कौन सा फैसला जनता के लिए आया, 29 प्रदेशों के विधानसभाओं से कौन सा फैसला जनता के लिए आया, कितने हाई कोर्ट से जनता के लिए फैसला आया और कितने सुप्रीम कोर्ट से जनता के लिए फैसला आया? कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो मेरा निवेदन है, आइए मिलजुल कर काम करते हैं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो खुद ही को इतना बुलंद करना पड़ेगा। और आप देखिए, बाधाएं कब रोक सकी हैं आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं मरकर जीने वालों को। ठीक है ना जी, कोई रोक नहीं सकता है। अगर हमने एक लक्ष्य बना लिया, एक लक्ष्य बना के, एक टारगेट बनाकर फोकस कर लिया कि हमें ये करना है, हम लक्ष्य बनाकर फोकस कर लें, ये हमें करना है, तो हम कर पाएंगे। कोई रोक नहीं सकता। दुनिया में बहुत पैसा है, पैसे की कभी कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको क्लियर बता देता हूं, मोदी जी क्या पैसा कहां से लेकर आए, गांधी जी पैसा कहां से लेकर आए थे, नेहरू जी पैसा कहां से लेकर आए थे, इंदिरा कहां से पैसा लेकर आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी कहां से पैसा लेकर आया था, मनमोहन सिंह कहां से पैसा लेकर आए थे, राजीव गांधी कहां से पैसा लेकर आए थे। ये पैसा सब हमारा, हमारी जनता का पैसा है। चाहे वो पूंजीपति हैं, वो पूंजीपतियों का भी धन नहीं बढ़ा। मैं आपको बता दूं, जितने मर्जी पूंजीपतियों ने तरक्की कर ली हो, लेकिन मुद्रा का रेट कम है तो उन्होंने कोई तरक्की नहीं करी है। ये झूठी बात है कि उन्होंने कोई तरक्की करी है। अडानी अंबानी समझते होंगे हमने बहुत पैसा कमा लिया, लेकिन आप अपना पैसा लेकर जब डॉलर के मुकाबले जाते हो तो क्या रह जाते हो आप देखिए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक, थाईलैंड, सिंगापुर, जाके देखिए तो सही तरक्की क्या होती है, आपको पता चलेगा तरक्की क्या होती है। ये कोई तरक्की है हमारे देश में, भारत में? कहीं कोई तरक्की नहीं है, सब नकली नाटक हो रहा है। तो मेरी निवेदन है आपसे, पॉलिसी चेंज होगी तो आपका ये जो आप 1.5 लाख का फोन खरीदते हो ना, आईफोन 1.5 लाख का फोन खरीदते हो, ये फोन आपको कुछ हजार में मिलेगा। जो सबसे बढ़िया गाड़ी आप कार खरीद के लेके आते हो ना, बढ़िया से बढ़िया कार, वो आपको कुछ हजारों में मिलेगी। बढ़िया से बढ़िया चीजें आपको सस्ती मिलेंगी।
मकान आपके बिल्कुल सस्ते हो जाएंगे, हर चीज आपकी सस्ती हो जाएगी, आप हर चीज पर एकदम पूरी दुनिया के लोग आपकी नौकरी करेंगे, आप किसी की नौकरी नहीं करेंगे। लेकिन नीति बनानी पड़ेगी, बगैर नीति के नहीं होगा ये। तो नीति बनाने के लिए आपसे निवेदन है, आओ मिलकर कुछ करते हैं, आओ एक होके कुछ करते हैं, क्योंकि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। गांधी भी अकेला कुछ नहीं कर सकता था, उसने दुनिया को बेवकूफ बनाया तो दुनिया उसके पीछे लग गई, और दुनिया उसके पीछे लग गई और उसने दुनिया का कभी कोई भला नहीं किया। ऐसे सभी का नाम लूंगा मैं, जितने भी हुए आज तक। मैं चैलेंज देता हूं सभी को चैलेंज दे रहा हूं, किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने अगर कुछ किया तो बताए कि रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कब बढ़ी, कौन से सन में बढ़ी, किसने बढ़ाई, उस समय कौन प्रधानमंत्री था, कौन वित्त मंत्री था, कौन था आरबीआई का गवर्नर, बताया जाए, बात की जाए, बकवास ना की जाए, बात की जाए, एक साबित किया जाए, प्रूफ दिया जाए, सबूत दिया जाए, बकवास ना की जाए, ठीक है, बकतम ना किया जाए, लिखतम बताइए, रिकॉर्ड दिखाइए किस सन में किस आदमी ने देश की करेंसी को आगे लेकर गए, रिकॉर्ड बताइए। देखिए, सच्चा आदमी ना सच बोलता है तो वो सबको कड़वा लगता है, और कड़वा लगना भी चाहिए क्योंकि वो सच है। और अगर सच किसी को कड़वा लगता है तो लगे। मेरा आपसे फिर निवेदन है, कड़वे सच में जो ताकत होती है ना, वो झूठे मिठास में नहीं होती। तो हम कड़वे सच को साथ लेके चलें और कड़वे सच के साथ अपनी बात कहना शुरू करें सच्चाई से। हमें बताओ भाई, हमारा डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत का क्या किया, हमारे मानवाधिकारों का तुमने क्या किया। जब किसी ने अगर कुछ नहीं किया ना, तो उनको भाव देना बंद कर दो। आओ एक होके, अफसर मत बनो, नेता बनो, अग्निवीर मत बनो, नेता बनो, ठीक है। अग्निपथ पर मत चलो, राजपथ पर चलो, राजपथ पर आओ, तब बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। तो सभी दोस्तों को, आपको सबको नमस्कार, दिल से नमस्कार। भारत माता की जय तब होगी जब हमारे देश का रुपया आगे बढ़ेगा, तब भारत माता की जय होगी। ऐसे भारत माता की जय नहीं होगी, हमारा रुपया लगातार गिरता जा रहा है और हम झूठी भारत माता की जय करते रहे, नहीं। और एक बहुत बड़ी बात है, हर देश का एक नाम है, हमारे देश के 3 नाम क्यों है भाई? भारत हमारे देश का नाम है तो गूगल पर भी भारत होना चाहिए, भारत की हर बिल्डिंग पर भारत होना चाहिए, भारत के हर टेक्निकली जो साहित्य है या कागज पत्तर है, डॉक्यूमेंट है, सब पर भारत होना चाहिए। नॉट इंडिया, नॉट हिंद, ओनली भारत। हम भारतवासी हैं। भारत माता की जय कब होगी? जब भारत की उन्नति होगी, जब भारत की सामाजिक और आर्थिक उन्नति होगी, तब भारत माता की जय होगी। ऐसे भारत माता की जय नहीं होगी, ये नकली भारत माता की जय मत करो। असली भारत माता की जय करनी है तो आओ कुछ करके दिखाएं। अपने भारत माता का जो हमारा पैसा है, जो हमारी मुद्रा है, उसको ऊपर लेके आए। समाज का उत्थान हो, सर्वांगीण विकास हो, सबका विकास, एक का विकास नहीं, खाली मोदी का विकास नहीं, खाली अडानी अंबानी का विकास नहीं, खाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विकास नहीं, खाली और पार्टियों के नेताओं का भी विकास नहीं, सभी का विकास, एक आम जन का विकास, एक आम जनता का विकास। तो आओ मिलजुल कर इस सबसे बड़े काम में हम लोग मिलकर चलें। आओ सब लोग, आप इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, जिसमें हम देशभक्तों का चयन करने जा रहे हैं। तो वो वीडियो का लिंक आप, एक वेबसाइट का लिंक है, REH न्यूज़ की वेबसाइट का लिंक है, आप वहाँ पर जाइए, नीचे फार्म है, वो फार्म भरिए, अपनी डिटेल डालिए, अपना नाम, अपनी फ़ोटो, अपना एड्रेस, अपना पता, आपकी जो शिक्षा है। कोई भी 10वीं पास, 8वीं पास व्यक्ति हमारा ये देश सेवक बन सकता है, किसी भी जाति का हो बन सकता है। भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का आधार कार्ड, भारत का वोटर कार्ड जरूर होना चाहिए। अगर आपका वोटर कार्ड नहीं है तो आप नहीं बन सकते हैं भारत सेवक। तो आपका वोटर कार्ड बनवाइए। अगर आपको वोटर कार्ड बनाने में कोई दिक्कत आती है तो हमें बताइए, आधार कार्ड बनाने में कोई दिक्कत आती है तो हमें बताइए। अगर आप भारतीय हैं तो हम भारतवासियों से कह रहे हैं ये, और पूरी दुनिया में बैठे हुए भारतवासियों से भी ये अपील करते हैं कि वो हमारे इस यज्ञ में, ये यज्ञ है, ये संसार का सबसे बड़ा यज्ञ है। इससे बड़ा यज्ञ आज तक 1947 से लेकर आज तक नहीं हुआ।
75वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा यज्ञ नहीं हुआ। ये पहली बार ऐसा यज्ञ होने जा रहा है। तो इस पहली बार जो देश सेवा के लिए यज्ञ होने जा रहा है, भारत भक्ति के लिए जो यज्ञ होने जा रहा है, आप सब लोग मिलकर इस यज्ञ में अपनी आहुति दें, अपना साथ दें और हमें गाइड करें। अगर हम में कोई गलती है तो हमें गाइड करें, हमें बताएं कि हम और क्या क्या बातें लेकर आए सामने जो आज तक नहीं हुई हैं। तो आप सबसे निवेदन है, मैं आपको फिर नमस्कार करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं, आदाब अर्ज करता हूं, जय हिंद भी करता हूं, जय भारत भी करता हूं, आप जो मर्जी समझो। सभी को प्यार से बुला रहा हूं मैं, आइए आइए मिलके इस देश को बदलें, आइए इस सिस्टम को बदलें, अपने सारे अधिकार प्राप्त करें। नमस्कार, जय भारत।